अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद। ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है। आज का हमारा व्लॉग है ब्रीडिंग सीज़न पे। आप छोटे लेवल के फार्मर हैं या आप कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, ब्रीडिंग की है चाबी है कामयाबी की। तो बात मैं करूँगा सीज़न की। सीज़न जो है इसमें एक बात की जाती है कि जब पाँव ठंडे होना शुरू हो जाएं तो ये बफलो का सीज़न है, और जब पाँव गर्म होना शुरू हो जाएं तो ये गाय का सीज़न है। यानी कि सितंबर से लेके दिसंबर तक पाकिस्तान में बफलो का सीज़न है, और मार्च अप्रैल मई ये जो 3 महीने हैं ये गाय का सीज़न है। लोकल ब्रीड्स के लिए, हमारे जो देहाती इलाकों में जानवर रखे हुए हैं उनके लिए। अगर हम कमर्शियल फार्म की बात करें तो वहाँ जो सर्दियों का सीज़न है, जब तक टेम्परेचर 30 डिग्री से बिलो है वो टाइम है ब्रीडिंग का। तो कमर्शियल फार्म्स पे तो ब्रीडिंग का भी 2 महीने ऑलमोस्ट रह गए, मार्च और अप्रैल। तो इस सूरत हाल में सबसे अहम है, अगर फार्म को कामयाब करना चाहते हैं तो अपनी ब्रीडिंग को मुकम्मल करें। अपने फार्म की जो ब्रीडिंग है उसको 80% मिनिमम, और कोशिश करें कि ये 90 प्लस जो हर्ड है आपका वो प्रेग्नेंट हो। इसमें 2 ऑप्शंस होती हैं। एक तो हम ब्रीडिंग करते हैं अपने फार्म के कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए कि किस महीने कितने जानवर प्रेग्नेंट होने चाहिए, कितने जानवरों को बच्चा देना चाहिए, ताकि जो एनुअल कैश फ्लो है वो मेंटेन रहे। दूसरा, अगर आप उस लेवल पे नहीं चीज़ों को देख रहे तो एक रूल है कि आपके जानवर को साल में 1 बच्चा देना चाहिए। गाय भैंस जो जिस चीज़ की भी आप फार्मिंग कर रहे हैं, आपके हर जानवर को साल में 1 बच्चा देना चाहिए। तो ये चीज़ जो है जी ये बड़ी अहम है। अगर आपके फार्म पे ब्रीडिंग नहीं हो पा रही तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। एटलीस्ट इसमें ये ज़रूर करें, जैसे मैं अगर बात करता हूँ बाड़ा सिस्टम की, तो बाड़ा सिस्टम में अक्सर लोगों को, फार्मर्स को मैंने परेशान देखा है। उनसे मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करूँगा कि आपकी परेशानी जो है सिर्फ इस वजह से है कि आप ब्रीडिंग कामयाबी से नहीं कर पाते। क्या कोई मुझे बाड़े वाला ऐसा बता दे कि उसके पास अगर 10 जानवर हैं तो साल में वो उनमें से 9 प्रेग्नेंट कर लेता है, उनमें से 9 जानवरों से वो साल में 9 बच्चे ले पाता है? वो नहीं ले पाता। जिस दिन वो 10 जानवरों से साल में 9 बच्चे लेगा उस दिन उसकी परेशानी खत्म हो जाएगी और वो कामयाब फार्मर बन जाएगा। इसी तरह कमर्शियल डेयरी है, वहाँ भी हम बात करते हैं कि अगर आप अपना 90% हर्ड प्रेग्नेंट नहीं कर पाते इस सीज़न में तो आप परेशान रहेंगे फाइनेंशियली भी, और फार्म की जो वायबिलिटी है वो भी मुश्किल हो जाएगी। तो ब्रीडिंग जो है ये सबसे पहली की है फार्म को चलाने की। आपके हर जानवर को हर साल 1 बच्चा देना चाहिए, कम से कम 80 से 90% जानवरों को बच्चा देना चाहिए। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें कि ब्रीडिंग हमेशा चैलेंजिंग क्यों होती है, तो ब्रीडिंग में जो है कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेन फैक्टर्स हैं, मैं उनको पॉइंट आउट करूंगा। सबसे पहला फैक्टर है जेनेटिक्स। अगर हमारे पास ब्रीड ही वो मौजूद है जिसकी जो जेनेटिकली पुअर फर्टिलिटी वाली हीफर्स हैं या काउज हैं, तो ब्रीडिंग एक मसला रहेगी। सो सबसे पहली चीज़ है कि जब भी आप अपने फार्म पे बुल सेलेक्ट कर रहे हैं तो अगर आपके फार्म पे फर्टिलिटी का इशू है तो पॉजिटिव फर्टिलिटी वाला बुल यूज़ करें। तो दूसरा फैक्टर आ जाता है, मैं फार्म मैनेजमेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ, दूसरा फैक्टर आ जाता है फीडिंग का। आपके फार्म पे फीडिंग कैसी है, जानवर बच्चा दे के आया है, आपने उसको किस तरह की फीडिंग दी है, कहीं वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में तो नहीं रहा। अगर वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाएगा हेल्थ के इश्यूज भी आएंगे और अल्टीमेटली वो एनिमल हीट में भी नहीं आएगा, आपकी ब्रीडिंग लेट होगी। तीसरा आ जाता है फीडिंग के साथ ही आ जाता है सप्लीमेंटेशन के। कुछ ऐसी सप्लीमेंटेशंस हैं जो कि हाई मिल्किंग एनिमल जो 40, 45, 50 लीटर दूध दे रहे हैं उनको एक्स्ट्रा से सप्लीमेंटेशन करनी पड़ती है, जैसे ऑर्गेनिक विटामिन्स हैं, ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं, या मिथायोनिन है, ये कुछ चीज़ें हैं, या बाईपास फैट्स हैं। इन चीज़ों का ब्रीडिंग में पॉजिटिव रोल है। सो आपको हाई मिल्किंग एनिमल के लिए ये यूज़ करना पड़ेगी। इसके बाद दूसरा मैनेजमेंट में आ जाता है हीट डिटेक्शन रेट, कि क्या आप अपने फार्म पे एनिमल को हीट में ट्रेस कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आपके फार्म पे हीट डिटेक्शन अच्छी है तो आपकी ब्रीडिंग भी, आपके फार्म पे जो ब्रीडिंग है वो भी कामयाब होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। अगर आप जानवर को हीट में पकड़ ही नहीं पा रहे, आप उसको सीमन ही नहीं रख पा रहे, तो वो प्रेग्नेंट कैसे होगा।
یا سیکنڈ آپشن ہے کہ آپ سنکرونائزیشن پروٹوکولز کی طرف جاتے ہیں کہ آپ ہیٹ ڈیٹیکشن کو اگنور کر دیتے ہیں اور آپ سبھی اینیملز کو ہارمونس دے کے ان کو ہیٹ میں لاتے ہیں اور ایک ہی ٹائم پہ ان کو سیمر رکھ دیتے ہیں. لیکن ایک جو ہے نیچرل ہیٹ، اس کا جو کنسیپشن ریٹ ہے وہ پروٹوکول سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ آپ نے پروٹوکول دیا یا ہیٹ ڈیٹیکشن آپ کی اچھی رہی. اس کے بعد اگلا کام آ جاتا ہے ٹائم آف اے آئی، کہ آپ نے اپنے جانور کو جب سیمر رکھوانا تھا کیا وہ ٹائم تھا ایکوریٹ سیمر رکھنے کا یا نہیں تھا. اگر وہ ٹائم ہی غلط ہے جس پہ آپ نے سیمر رکھا تو جانور کنسیو نہیں ہوگا. پھر سیکنڈ اس کے بعد آ جاتی ہے تکنیک آف اے، کہ آپ نے جو ٹیکنیشین تھا جس نے جانور میں سیمر رکھا، کیا وہ ٹیکنیشین اتنا ایکسپرٹ تھا کہ اس نے پراپر طریقے سے جہاں پہ سیمن کو ڈراپ کرنا چاہیے تھا، ڈپازٹ کرنا چاہیے تھا، اس نے وہاں پہ اسے ڈپازٹ کیا یا نہیں. پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے کوالٹی آف سیمن، کہ جو سیمن آپ نے پرچیز کیا کہ آپ نے اس کی لیبارٹری کروائی، لیب ٹیسٹ کروایا کہ اس میں لائف سپرمز کتنے ہیں، ڈیڈ کتنے ہیں، اس کی ایکسیلنٹ موٹائل سپرمز کتنے ہیں. مطلب لیبارٹری کی جو رپورٹ ہے وہ آپ نے لی تھی سیمن استعمال کرنے سے پہلے. اگر نہیں لی، آپ نے ٹرسٹ ہے آپ کو، آپ ٹرسٹ بیس پہ اس کو یوز کر رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر بریڈنگ کا ایشو آ رہا ہے تو آپ کو لیبارٹری ٹیسٹ کروانا پڑے گا. یہ کچھ مین پوائنٹس تھے بریڈنگ کے حوالے سے جو کہ میں نے بتائے ہیں. تو بریڈنگ سیزن ہے، 2 مہینے باقی ہیں. کوشش کریں آپ کا 90% ہرڈ پریگننٹ ہو تاکہ آنے والا 1 سال جو ہے وہ آپ کے بزنس کے لیے سیکیور ثابت ہو سکے. تو یہ سارا ڈیپینڈ کرے گا بریڈنگ کے اوپر. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں جی. اللہ حافظ.